शुरुआत बड़ी खबर के साथ मेरठ से है। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग से अफरा तफरी का माहौल है। आसपास के सभी शोरूम खाली कराए गए हैं। मेरठ से ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम जहां पर आग लगी, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल है। और जानकारी है कि आसपास के सभी जो शोरूम थे उनको भी खाली कराए गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अभी भी आग पर काबू पाया नहीं गया है। पानी की बौछार वहां पर की जा रही है। धुएं का काला गुबार किस तरीके से यहां पर उठ रहा है और आग कितनी भयानक यहां पर लगी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम ही बताया जा रहा है जहां पर भीषण आग लगी और आसपास जो और शोरूम थे उनको खाली करा दिए गए हैं। ये जानकारी है, लोग सुरक्षित हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार हो रही है। अब आग किस वजह से लगी, आग लगने के कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए। बच्चा पार्क पर अचानक से इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये केबीएम का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है और अचानक से यहाँ पर धुआं उठना शुरू हुआ और उसके बाद जो धुएं के गुब्बार है वो काफ़ी दूर से नज़र आने लगे थे। सूचना मिलते ही जो दमकल विभाग की गाड़ी है वो यहाँ मौके पर पहुँच गई है। एक गाड़ी लगातार यहाँ आग बुझाने का प्रयास कर रही थी और देखिए जो दमकल विभाग की जो दूसरी गाड़ी है वो भी यहाँ मौके पर पहुँच गई है। तीसरी गाड़ी भी मौके पर पहुँच गई है। मौके पर ही दमकल विभाग की जो 3 गाड़ियां हैं वो बुला ली गई है। पूरी मशक्कत की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर कैसे भी हो काबू पा लिया जाए। दरअसल जब इस शोरूम में आग लगी तो ठीक बराबर में यहाँ पर ये पैथकाइंड की लैब है और आग यहाँ तक ना पहुँच जाए इस पूरे शोरूम को भी यहाँ पर खाली करा लिया गया। लोग यहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ निकले हैं। आग अभी भी लगी हुई है और इसके ठीक ये बराबर वाला जो शोरूम है इसको भी यहाँ पर खाली करा लिया गया है। चूँकि यहाँ पर कई लोग अपने ब्लड के सैंपल देने के लिए आए हुए थे और वो लोग जब ब्लड के सैंपल देने के लिए यहाँ आए हुए थे तो यहाँ पर भगदड़ मच गई और इस लैब से भी लोग बाहर की तरफ भागे। जो बराबर का शोरूम है वो भी यहाँ पे खाली करा लिया गया है और अब पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर मौके पर जमा है। ये सभी लोग हैं कि आग लगने के बाद जो अपने सेंटर्स, अपने शोरूम और अपनी जो दुकानें हैं उनको छोड़कर यहाँ बाहर की तरफ भाग आए। ये देखिए दमकल विभाग की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से कोशिश कर रही है। आग बड़ी भीषण है। पहले ऊपर से धुआं उठना शुरू हुआ था और उसके बाद आग फैलते फैलते नीचे की तरफ आ गई है और यहाँ जो दमकल विभाग की 3 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ मौके पर पहुँच गई हैं और आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मेरठ में अचानक से आपने देखा कि जो आग लगने की घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। परतापुर इलाके में भी आग लगने की 2 घटनाएँ हो चुकी हैं और अब मेरठ के सबसे पॉश इलाके बच्चा पार्क के पास यहाँ शोरूम में आग लगी है। किस तरीके से सारे में आप देखिए कि धुआं धुआं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सीढ़ी लगाकर कोशिश की जाएगी कि सीढ़ी लगाकर यहाँ से जो आग है उसको बुझाया जाए। पूरे प्रेशर के साथ यहाँ पर पानी डाला जा रहा है। हालांकि अभी जो सफलता है वो यहाँ टीम को मिलती नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए कि जो पानी है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ सीढ़ी लगाने का जो काम है वो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, जालौन के दौरे पर हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया सीएम योगी ने। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं, ऐसी जानकारी है। 16 जुलाई को आप जानते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और इससे पहले तैयारियां किस तरीके की हैं ये जानने के लिए, देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। जो अधिकारी लगातार काम में जुटे हुए हैं उनसे जानकारी ली और जरूरी उनको निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर ले रहे थे, एक तस्वीर वो आप देख पा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और 16 जुलाई का इंतजार हो रहा है जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी की मौजूदगी यहां पर होगी। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के साथ इसे जोड़ करके बुंदेलखंड की यात्रा को और भी आसान बनाने का कार्य होगा। उद्घाटन कार्यक्रम बहुत भव्य हो, दिव्य हो, इस देश से आज मैंने एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया है और यहाँ पर प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी मैंने बैठक की है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और पूरी भव्यता के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो यहाँ का एक सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हर बुंदेलखंड वासी आज
उतावला है, तत्पर है। 16 जुलाई को तिथि तय की गई है और 16 जुलाई को बुंदेलखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड के माध्यम से पूरे देश को एक नया उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रूप में दिया जाएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र बांटे। 50 लाख से अधिक किसानों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इस दरमियान सीएम योगी ने कहा कि किसानों ने हमेशा हमारे लिए काम किया है और सरकार भी उनके बारे में सोच रही है। और चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। पशुओं के लिए दवा, सिरिंज और मेडिकल उपकरण की खरीद में ये घोटाला हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। और शुरुआती जांच में 50 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ। पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के दवा घोटाले को लेकर बीती गंगा ने पशुपालन निदेशालय के निदेशक रोग नियंत्रण और प्रक्षेत्र डॉक्टर जीवन दत्त से बातचीत की है। डॉक्टर जीवन दत्त ने भी घटिया दवाओं की आपूर्ति की बात मानी। उन्होंने कहा कि दवाएं उनके कार्यभार संभालने से पहले खरीदी गई थी और डॉक्टर जीवन दत्त के मुताबिक अभी तक 3 तरह की दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जो दवाइयां तय मानक के मुताबिक नहीं हैं, उनकी कीमत की दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से वसूली जाएगी और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। हालांकि दवा सप्लाई करने वाली फर्म ने कोलकाता स्थित सेंट्रल लैब में चुनौती दी है कि जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पशुपालन विभाग में दवाओं और उपकरण की खरीद के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा का बड़ा घोटाला सामने आया है। हमारे साथ में इस समय पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर जीवन दत्त जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे पूरे मामले को लेकर कि आगे क्या मामला है, क्या कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? इतना बड़ा घोटाला 50 करोड़ से ऊपर का? इसको घोटाला शासन स्तर पर इसका जांच की गई थी, तो उसमें कुछ चीज़ों में कमी पाई गई हैं, तो शासन ने इस स्तर पर एक जांच समिति को गठित कर दिया है और जो दवाएं अधोमानक पाई गई हैं उनके खिलाफ जो नियमानुसार हमारी क्रय नियमावली उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है और उनको उनसे यदि अधोमानक दवाइयाँ तो उनकी वसूली, जो पैसा हमने पेमेंट किया उसकी वसूली की जाने का नियम है, तो वसूली की जाएगी। सर, लगभग कितनी दवाएं हैं जो इस तरह से अधोमानक पाई गई, मानक पे खरीदी? उसकी अभी कॉस्ट निकलवाई जा रही है और निकले आई कॉस्ट उतना उनका पैसा वसूली की जाएगी। यदि वसूली भी नहीं होती है तो उनको फिर वसूली के अलावा उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। कितने प्रकार की दवाएं हैं, क्या उनके अभी प्रकार पता चला? 3 तरह की दवाई मेरे संज्ञान में आई हैं, जो डोरामेक्टिन है, हेलिक्विनोल है और एल्बेंडाजोल, फेंडाजोल प्लस का ये दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड मानक में मिली हैं। अभी इन्होंने लेकिन सेंट्रल लैब में इन्होंने चुनौती दी है कोलकाता में, वहाँ से कभी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी जो प्रथम दृष्टि आपके पास रिपोर्ट है उसमें दवाइयाँ जो है वो मानक के अनुसार नहीं मिली? हाँ, नहीं, उसमें इतना ही थोड़ी सी कमी है। कभी कोई ये ड्रग इंस्पेक्टर हमारे यहाँ रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें कभी कभी लेबलिंग के ऊपर भी ये अधोमानक कह देते हैं, तो लेकिन जो भी कमी पाई गई है उसको हमने रेक्टिफाइड करके उनको नोटिस दे दिया गया सभी दवा उनको विक्रेताओं को और आगे कार्रवाई करने हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा। और बड़ी जानकारी है, घोटाले पर पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान भी सामने आया है। पशुपालन विभाग में घोटाले की जानकारी मिली है, ये बात उन्होंने कही। 2019 का ये मामला है, ये भी उन्होंने कहा। तब मेरे पास ये मंत्रालय नहीं था, ये उनकी बातें हैं। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे को कमेटी बनाने के लिए निर्देशित किया है और कमेटी 3 दिन में अपनी पूरी रिपोर्ट देगी, ये भी धर्मपाल सिंह ने बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में 50 करोड़ के घोटाले का मामला सामने में आया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह जी। सर, आपके विभाग में 50 करोड़ रुपए की दवा की और दवा के उपकरणों की पशुओं की हेरफेरी देखने को मिली, घोटाला हुआ है। देखिए, आज हमने अखबार में पढ़ा है और इस अखबार का संज्ञान लेते हुए, क्योंकि ये मामला 2021 का अखबार ने बताया कि 2021 में सरकार हमारी ही थी, विभाग हम पे जरूर नहीं था, लेकिन इसको अखबार को पढ़कर हमने अपने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को इसको कह दिया है और इसका व्हाट्सएप भी कर दिया है और कह दिया है कड़ाई से कि इसकी तत्काल जांच कमेटी नियुक्त करें और जीरो टॉलरेंस का भ्रष्टाचार पर है योगी सरकार का
कोई भी इसमें अपराधी या भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। आप किसे दोषी मानते हैं? पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी, आपने रजनीश दुबे जी से बात भी की है, तो क्या प्राथमिक स्तर पे किसके ऊपर दोष निकल कर सामने आ रहा है आप लोग की नज़र में? देखिए, अभी हमने कोई रिपोर्ट दोष की देखी नहीं, अखबार का संज्ञान लिया है। अब जब हम जांच कमेटी बनाएंगे, कह दिया है, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 3 दिन में ही ये निर्णय आ जाएगा। उसमें जो दोषी होंगे किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। कि बीजेपी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, ये घोटाला निकल कर सामने आया, अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज किया है। देखिए, हम स्वयं इसको गंभीरता से ले रहे हैं और तत्काल जांच कमेटी बनाने का निर्णय ले दिया है, और रिजल्ट आने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल है, किस तरीके की कार्रवाई आप करेंगे जिससे कि नज़ीर बने और इस तरीके से आगे भ्रष्टाचार ना हो? हमने कहा नहीं कि उसका जांच का परिणाम आने दीजिए, जांच आने पर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि जांच के लिए इन्होंने कमेटी गठित करने के लिए आदेश दे दिया है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्षर विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और अब एक अहम खबर है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा में फूट पड़ चुकी है। ओपी राजभर के प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने अलग पार्टी बना ली है। उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी नाम से पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। शशि प्रताप सिंह ने ओपी राजभर पर मोटा माल खाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो मोटी रकम देगा राजभर उसे ही टिकट देते हैं और देंगे। राजभर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। उनकी पार्टी के पूर्व विधायक और प्रत्याशियों के साथ कई महत्वपूर्ण लोग उनके टच में हैं। प्रदेश में पार्टी से पार्टी जोड़कर सत्ता का उलटफेर करने का दावा करती सुभासपा में कहीं ना कहीं एक फूट दिखाई दे रही है। और फूट ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ साए की तरह चलने वाले शशि प्रताप सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो शशि जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये समर्थकों की टीम, आप देखिए ये वो समर्थक हैं जो शशि के साथ मौजूद हैं। तो शशि जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सुभासपा से तो आप जुड़े रहे, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरे पूर्वांचल में कहा जाता था कि शशि प्रताप सिंह साए की तरह चलते हैं, रणनीति भी तय करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि अलग पार्टी बनानी पड़ रही? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले से ही वो धृतराष्ट्र के रूप में आ गए थे। उन्होंने जब कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूँ और राम हमारे इष्ट देव हैं, राम की ये धरती है, उन्होंने कहा कि सावन के महीने में जो कांवरिया बाबा को जल ढारते हैं वो सारे गंजेरी हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के मेला में जितने साधु महात्मा संत सन्यासी हैं जिसके नाम से भारत जाना जाता है, उनको कहा गंजेरी है, उनके यहाँ 2-2 4-4 किलो गांजा मिल जाएगा। आप लोगों के सामने ही, आप लोगों के चैनलों पर उन्होंने कहा, जिसके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब बताइए, उसके बाद ज्ञान वापी का एक मामला आया। ज्ञान वापी के मामला में हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे भाई हैं। जब दोनों भाई मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग इस मामला को सुलझा लिया जाए, और मैं सनातन धर्म के होने के नाते अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो वहां उनका ये कहना है कि आप मत कीजिए बात। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हम लोगों की देन है कि हम लोगों ने कराया। उसके बाद 17 में यह कहा गया कि बनारस जिले से किसी न किसी को आने वाले 2022 के चुनाव में विधायक बनाया जाएगा। मुझे नहीं, किसी न किसी को बनाया जाएगा। बनारस में बहुत नेता हैं, आप जानते हैं। 2022 का चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि बनारस जिले में हमारे भारतीय समाज पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उसमें से किसी एक को हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। और 11th आवर में ले आके अपने बेटे दुर्योधन को शिवपुर विधानसभा से उतार दिए। शशि प्रताप सिंह, इन्होंने पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय समता पार्टी, आरएसपी के नाम से जाना जा रहा है इस पार्टी को, और ये इसके ऐलान के साथ ही परिवारवाद से मुक्ति का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही गंभीर आरोप सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पर क्या कुछ बोलते हैं, क्या उनका कोई बयान आता है, क्योंकि वो बयानबाज नेता कहे जाते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।
खबर कानपुर से है। कानपुर में एम्बुलेंस सेवा धूल फाक रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। छोटी छोटी खामियों की वजह से काशीराम अस्पताल में ये एम्बुलेंस खड़ी की गई थी, लेकिन अब ये सभी कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, देख पा रहे हैं आप। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। 108 और 102 सेवा की ये सभी एम्बुलेंस अब किसी काम की नहीं बची हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा धूल फाक रही है और गरीब जनता एम्बुलेंस की कमी के कारण जान गंवा रही है। एम्बुलेंस खराब खड़ी हुई है और इसका ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो आप कानपुर के काशीराम चिकित्सालय आइए। सरकारी चिकित्सालय की ये तस्वीर बहुत ही खराब कही जा सकती है और स्थितियों को उजागर करने वाली कही जा सकती है। हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जब मरीज पहुंचते हैं तो उनको एम्बुलेंसेस नहीं मिलती, या जो पहुंचने के लिए उनको कॉल करते हैं उनको एम्बुलेंसेस की कमी बताई जाती है। कई बार वक्त पर ना पहुंचने के चलते लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन काशीराम चिकित्सालय, जहां पर शहर के सीएमओ साहब बैठते हैं, वहां एम्बुलेंसेस का ये हाल है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सेवाओं के अंतर्गत आने वाली ये एम्बुलेंसेस नेशनल एम्बुलेंस सर्विस NSA तमाम छोटी छोटी खामियों के चलते यहाँ पर खड़ी कर दी गई और उसके बाद वक्त बीतता गया और ये कंडम हो गई। कबाड़ में तब्दील ये एम्बुलेंस व्यवस्था की तस्वीर को दिखाती हैं कि व्यवस्था किस तरह से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार हो, तमाम अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन उन दावों के बीच हकीकत दिखाती, दर्शाती, ज़मीनी हकीकत को बताती ये तस्वीर देख लीजिए। कटीले तार एम्बुलेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। ये बताती है धूल फाक रही हैं ये एम्बुलेंसेस छोटी छोटी कमियों के चलते। किसी का टायर बस्ट हो गया, किसी में इंजन में कोई खराबी आ गई और इन खराबियों के चलते इनको यहाँ पर खड़ा किया गया और अब ये धूल फाक रही है। एम्बुलेंस के अंदर का नज़ारा देखिए, पर्दे नज़र आ रहे हैं, पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन ये पीछे से विंडशील्ड, ये पीछे से शीशा गायब है। स्ट्रेचर पड़े हुए हैं। कई बार तो अस्पतालों में स्ट्रेचर तक लोगों को नहीं मिलते और ठेले में मरीजों को ले जा करके वहाँ पर ले जाया जाता है। व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करने वाले वो लोग कहाँ हैं जिन्हें आंखें खोल करके इन एम्बुलेंसेस को देखना चाहिए। वो मरीज़ दर्द से कराते रहते हैं, एम्बुलेंस के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंसेस वक्त पर नहीं मिलती, जान गंवानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अगर उनको ये तस्वीर दिख रही हो तो उनसे भी उम्मीद की जा सकती है या उनसे ये अपील की जा सकती है कि कानपुर का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दिखता है, कानपुर में एम्बुलेंस सेवा का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ दिखता है, जिसे वो सही करें, जिसका वो इलाज करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। ट्वीट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है डॉली शर्मा को। ट्विटर प्रोफाइल की जांच से ये पता चला है कि धमकी देने वाला शख्स राव काशिफ पाकिस्तान के कराची का है और इस पूरे मामले में SSP गाजियाबाद ने FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर ली है। दरअसल 6 जुलाई को डॉली शर्मा से गाजियाबाद के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील मिलने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान बुके देते हुए एक तस्वीर ली और 7 जुलाई को इस तस्वीर को ट्वीट कर दिया और इसी ट्वीट पर राव काशिफ नाम के शख्स ने जान से मारने की डॉली शर्मा को धमकी दी। कांग्रेस नेता डॉली शर्मा को मिली है जान से मारने की धमकी और पाकिस्तान के कराची से मिली है धमकी। डॉली शर्मा हमारे साथ हैं। डॉली जी, आप बताइए प्रकरण क्या है पूरा, कैसे आपको धमकी मिली है? जी, मेरे से 6 जुलाई को एक गाजियाबाद के रहने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मिलने आए थे मेरे आवास पर। तो उन्होंने मेरे साथ एक बुके भेंट करते हुए तस्वीर ली। मैंने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। तो अगले दिन उन्होंने वो 7 जुलाई को वो तस्वीर ट्विटर पे पोस्ट कर दी। वो पोस्ट करने के कुछ ही देर बाद एक राव काशिफ तहसीन करके एक युवक ने उस पर मुझे AK-47 से गोली मारने की धमकी दी। जैसे ही मुझे लोगों के फ़ोन आने लगे और बताया कि आपको टैग करके इस तरीके की धमकी दी गई है, तो हमने जब प्रोफाइल वगैरह चेक किया तो पता चला वो जो लड़का था, वो जो युवक था, वो कराची पाकिस्तान का रहने वाला है। उसके हमने प्रोफाइल की छानबीन की तो उस पर इमरान खान का, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। उर्दू में उसने लिखा हुआ था, इंग्लिश भाषा का अपनी पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। बस उसी संदर्भ में हम SSP गाजियाबाद को एक लिखित कंप्लेन देने आए थे।
क्या कहा एसएसपी साहब से जब मिले हैं तो अब कोई सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है आपकी? मैंने पहले ये धमकी जो है ट्विटर पर सबको टैग करके भी डीजीपी यूपी, एसएसपी गाजियाबाद, सब पूरे प्रशासन को मैंने मुख्यमंत्री जी को सबको मैंने टैग करके इस कंप्लेंट को दे दिया था। आज लिखित में जब दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन लोगों ने जांच करनी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम को भी हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई जारी है और वो लोग जाँच कर रहे हैं कि मामला आखिर है क्या, ये युवक कौन है, कहाँ का है। मामला काफ़ी संगीन है क्योंकि आपको धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है, तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सुरक्षा को लेकर क्या बात हुई है वो जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, एसएसपी साहब ने कहा कि हम देखते हैं। में एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी, एफआईआर दर्ज हमने करा दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डोली शर्मा, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और गाजियाबाद एसएसपी से आकर ये मिली हैं और इन्हें आश्वासन मिला है सुरक्षा को लेकर भी। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।